हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि यूरोप की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी जैसे कि जर्मनी, इटली, ग्रीस, बेल्जियम, फ्रांस, इन सब में कैसे नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई। तो सबसे पहले तो यही डिस्कस करते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो नेशनलिज्म का हिंदी में मतलब होता है देश प्रेम, यानी कि एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है लोगों का एक कंट्री के साथ। अगर वैसे हम ब्रॉड मीनिंग देखें तो हम या तो किसी टाउन या सिटी में रहते हैं पर हमें पूरी कंट्री के साथ लगाव होता है। जैसे इंडिया का एग्जांपल दें तो आप किसी सिटी में रहते होंगे, किसी स्टेट में रहते होंगे। मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं और अगर आप कोई ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि साउथ की कोई तमिलनाडु या केरला में कोई फ्लड आया है या कोई वहाँ पर अर्थक्वेक आया है, तो हमें भी दुख होता है क्योंकि हमें ऐसा फील आता है कि ये स्टेट्स भी हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री से जुड़ी हुई हैं, हमें एक अपनापन लगाव होता है। तो इसी फीलिंग को हम बोलते हैं नेशनलिज्म। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि यूरोप की ऐसी कंट्रीज़ में कैसे ये भावना डेवलप हुई, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है कि नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो, क्योंकि जब तक लोगों में कुछ कॉमन नहीं होता है तब तक नेशनलिज्म की भावना को डेवलप नहीं करा जा सकता। जैसे इंडिया की बात करें तो जो सेंट्रल इंडिया में रहने वाले लोग हैं, यूपी और एमपी के लोग हैं, अगर वो साउथ के लोगों को देखें, केरला साइड के लोगों को देखें, तमिलनाडु साइड के लोगों को देखें, तो उन्हें आपस में वैसे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। उनकी लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं, एक हिंदी बोलेगा, एक अपनी तमिल बोलेगा या अपनी लोकल लैंग्वेज को बोलेगा, पहनावा अलग होगा, फूड अलग होगा, पर फिर भी कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिनसे दोनों लोगों का इंटरेक्शन होता है। जैसे कि हमारा इंडिया का फ्लैग, इंडिया की नेशनल एंथम। तो ऐसी ही बातों को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे यूरोप के केस में। तो यूरोप के केस में कैसे फ्लैग डिज़ाइन हुए, कैसे नेशनल एंथम डिज़ाइन करी गई, कैसे इनके कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन हुआ, यानी छोटी छोटी स्टेट्स मिलकर कैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ बनी। तो उस सभी बातों को इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो दूसरी कंट्रीज़ पर आने से पहले इस एक चैप्टर में हम फिर से थोड़ा समरी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे हमारी प्रीवियस चैप्टर की, जो कि था द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम फिर से इस चैप्टर में इसलिए डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा था तब मैंने एक सेंटेंस बताया था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द इंटायर यूरोप कैच कोल्ड, यानी फ्रांस को जब एक छींक भी होती है तो पूरे जो यूरोप है उसको सर्दी हो जाती है, पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये कहा था मेटरनिच ने, जो एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे। तो इस स्टेटमेंट का मकसद ये था कि जो भी फ्रेंच में रेवोल्यूशन, जो भी मतलब फ्रेंच में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके असर पूरे यूरोप पे देखने का पड़ता है, उनका पूरा इफेक्ट हमारे यूरोप पे देखने को पड़ता है। जो फ्रांस था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन था, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप की। तो फ्रांस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, फ्रांस की जो भी रेवोल्यूशन है, उसने बाकी सभी रेवोल्यूशन को इंस्पायर्ड करा है। और फ्रांस में ही क्योंकि सबसे पहले रेवोल्यूशन आई थी, इसलिए फ्रांस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए फिर एक बार हम डिटेल थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर क्या क्या हुआ था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जो वहाँ की स्टेट असेंबली थी, जो स्टेट जनरल था, उसको एबोलिश कर दिया गया था। स्टेट जनरल क्या था? जो जमींदारी प्रथा थी, जो उनका फ्यूडल सिस्टम था, जो नोबल क्लर्जी वाला सिस्टम था, उसको ख़त्म कर दिया गया था और नेशनल असेंबली को अडॉप्ट कर लिया गया था। नेशनल असेंबली में क्या होता था? लोग वोट करते थे, एक्टिव सिटीजन्स वोट करते थे और लोग इलेक्ट होकर आते थे और नेशनल असेंबली का सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट करा था। फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क गवर्नमेंट बन गया था यहाँ पर, यानी कि वहाँ पर मोनार्की तो थी पर वहाँ पर जो मोनार्क की पावर थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंट्रोल करता था। यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए लोगों के लिए, लोगों को राइट्स प्रोवाइड करे गए और फ्रांस ने आइडिया अडॉप्ट करा लॉ पैट्री ल्यू सिटीजन। ये फ्रांस लैंग्वेज के वर्ड है। लॉ पैट्रियो का मतलब होता है फादरलैंड, यानी कि जो फ्रांस है वो हमारा फादरलैंड है। ऐसा लोगों को बताया गया कि फ्रांस हमारा फादरलैंड है, जिससे लोगों को एक अटैचमेंट हो। और ले सिटीजन, यानी ये जो फादरलैंड है ये अपने रहने वाले लोगों का है, देशवासियों का है। पहले लोगों के अंदर क्या भावना होती थी कि जो देश है वो राजा का है, पर फिर ये फिलॉसफी दी गई कि जो फादरलैंड है, यानी कि जो लैंड है वो हमारा फादरलैंड है, जो फ्रांस है वो हमारा फादरलैंड है और ये कंट्री हमारे लोगों की है, सिटीजन्स की है। तो ऐसी भावना लोगों में डेवलप करी गई थी जब फ्रांस रेवोल्यूशन हुई थी हमारी 1789 में। पर उसके बाद क्या हुआ, जैसा कि हमने देखा था, जैकोबियन गवर्नमेंट आई थी और जब जैकोबियन गवर्नमेंट भी डेबोलिश हो गई थी, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी डिडक्ट कर दिया गया था, उन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था, बुलेटिन मशीन से उन्हें मार दिया गया था। उसके बाद फ्रांस में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी और उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर वहाँ पर आया था नेपोलियन का रूल। तो जैकोबियन गवर्नमेंट के फॉल होने के बाद नेपोलियन ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और नेपोलियन ने अटैक कर फिर फ्रांस को दोबारा कन्क्यूर कर लिया। तो नेपोलियन ने फ्रांस डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। जो नेपोलियन का रूल था वो 1804 से लेकर 1815 तक चला था। तो नेपोलियन ने क्या क्या मेजर चेंजेस लाए,
तो नेपोलियन ने कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करा, उसको बोला जाता है नेपोलियन कोड, या तो उसको नेपोलियन कोड भी बोला जाता है और सिविल कोड भी उसको बोला जाता है। तो नेपोलियन कोड और सिविल कोड क्या था, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला तो नेपोलियन ने जो बाय बर्थ प्रिविलेज थे, जो कि हमारे नोबल्स और क्लर्जी को बाय बर्थ प्रिविलेज थे, उनको ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, जमींदारी प्रथा को, डेमोक्रेसी को ख़त्म करके फिर से मोनार्की को एस्टेब्लिश कर दिया। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट क्या होते हैं, जैसे कि हमारे किलोग्राम और मीटर हो गए, ये किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज नहीं होते। यानी 1 मीटर लेंथ अगर यूपी में है, दिल्ली में भी वही 1 मीटर रहेगी, दूसरी स्टेट में भी वही 1 मीटर रहेगी। नेपोलियन के पहले अलग होता था कि वहाँ का 1 किलो का वेट यहाँ अलग है, वहाँ दूसरा वेट चल रहा है। तो इनको खत्म कर कर नेपोलियन ने यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। और नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा वहाँ के लोगों ने, यानी जिनके पास अपनी खुद की संपत्ति है वो उन्हीं की है, उस पर सरकार का कब्जा नहीं होगा, ऐसा रूल नेपोलियन ने बनाया। राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा। और जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम था वो नेपोलियन के टाइम पर काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन को एज अ मॉडर्नाइजर देखा, यानी कि एक आधुनिक शासन के रूप में देखा। हालांकि वो मोनार्क था, पर वहाँ के लोग नेपोलियन को पहले काफ़ी पसंद कर रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी एडवांस चीज़ें ला रहा था, ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी डेवलप करा, कम्युनिकेशन सिस्टम भी काफ़ी डेवलप करा। पर नेपोलियन भी काफ़ी एम्बिशियस था, मतलब इनकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी ज़्यादा थीं। ये जो फ्रांस के आसपास की फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी उनको एक्सपेंड करना चाहते थे, यानी जो फ्रांस के आसपास की कंट्रियां थी उनको इन्वेड कर कर, उन पर हमला कर कर फिर फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी उनको बड़ा करना चाह रहे हैं। नेपोलियन ने आसपास की कंट्रीज़ को इन्वेड स्टार्ट करना शुरू किया और अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो फ्रांस की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बढ़ रही थी, इनको रोकने के लिए आसपास की कुछ कंट्रियां साथ में आई। 4 इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रशिया। इनको साथ में बोला जाता है BARP। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया, ये बार्क 4 कंट्रियां साथ में आई और फिर इन्होंने एक वॉर छेड़ दिया नेपोलियन के खिलाफ। इस वॉर को बोला गया बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की डिफीट हो गई और फिर से बार्क ने कन्क्यूर कर लिया फ्रांस को। और फिर इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वीना। ट्रीटी ऑफ वीना में फिर क्या क्या मेजर चेंजेस लाए गए उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये इंपॉर्टेंट है कि बार्क यानी कि 4 कंट्रियाँ थी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया। प्रशिया सुनने में रशिया जैसा लगता है, पर प्रशिया जो आज जर्मनी है वो एक टाइम पर प्रशिया होता था। यानी कि जर्मनी के जो आसपास के नेशंस थे, जब जर्मनी टूट गया उसके पहले जब जर्मनी साथ था, जर्मनी के आसपास के नेशन साथ थे, तो उसको प्रशिया बोला जाता है। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया साथ में आए और उन्होंने फ्रांस पर अटैक कर दिया और फिर बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, जिसमें नेपोलियन की डिफीट हो गई। नेपोलियन के डिफीट होने के बाद जो बार्क नेशन थे उन्होंने एक अपनी मीटिंग बुलाई, जिसको होस्ट करा ऑस्ट्रिया ने, और इनके उस टाइम पर ऑस्ट्रियन चांसलर थे मेटरनिच। तो मेटरनिच ने उस मीटिंग को होस्ट करा, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ वीना। यानी वीना में एक पार्टी को होस्ट करी गई, एक हम कह सकते हैं सेलिब्रेशन को होस्ट करा गया, उसको होस्ट करा ऑस्ट्रिया ने यानी कि मेटरनिच ने। तो मेटरनिच ने ट्रीटी ऑफ वीना को होस्ट करा। जो ट्रीटी ऑफ वीना को होस्ट करने का जो मेन मोटिव था, जो मकसद था, वो ये मकसद था कि फ्रांस की जो पावर है उसको कम करा जाए और नेपोलियन ने जो जो चेंजेस लाए थे उसको अंडू करा जाए, यानी उन चेंजेस को ख़त्म करा जाए और वापस से मोनार्की सेटअप करी जाए फ्रांस में। तो हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स ट्रीटी ऑफ वीना के अंडर लिए गए। तो पहला स्टेप तो ये लिया गया कि जो फ्रांस ने अपनी जो बाउंड्रीज एक्सपेंड की थी, जो आसपास की अपनी टेरिटरीज इन्वेड करती थी, नेपोलियन ने जो आसपास की कंट्रीज को इन्वेड करके कब्जे में लिया था, उन सबको बार्क कंट्री ने अपने कब्जे में ले लिया। फ्रांस की बाउंड्रीज फिर से पहले जैसी कर दी गई। फ्रांस फिर से कोशिश न करे अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाने के लिए, तो फ्रांस की जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज थी उनको पहले से डिक्लेयर कर दिया गया कि फ्रांस की बाउंड्रीज यहीं तक हैं और फ्रांस अपनी बाउंड्रीज को इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता है। नेपोलियन के जितने भी एक्शंस थे उनको अंडू कर दिया गया, यानी नेपोलियन ने जो जो भी मेजर चेंजेस लाए थे उनको ख़त्म कर दिया गया। और पहले की जैसा होता था, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी जो 1789 में, उसके पहले वहाँ पर जो किंग थे जिनका नाम था लुइस 16, तो उन्हीं की फैमिली में उन्हीं के एक कज़न थे लुइस फिलिप। तो वापस से लुइस फिलिप को क्राउन पहना दिया गया और वापस से मोनार्की सेटअप कर दी गई फ्रांस में। तो फ्रांस जहाँ से चला था अभी फिर से लौट के वहीं पर आ गया। मोनार्की से स्टार्ट हुआ था और वापस से यहाँ पर मोनार्की आ गई है। हर कंट्री ने इंश्योर करा कि फ्रांस में मोनार्की का कंटिन्यूएशन रहे, यानी कि यहाँ पर मोनार्की का राज चलता रहे। और इन्होंने फिर से जो बर्बन डायनेस्टी थी, यानी कि जो लुइस की फैमिली थी, वापस से उनके हाथों में जो क्राउन था, वापस में उनके हाथों में फ्रांस की कमान थमा दी, क्योंकि वो फिर उनके ही कहे में चल रहे थे। तो ये थी ट्रीटी ऑफ वीना जो कि 1815 में साइन हुई थी
नेपोलियन की डिफीट के बाद। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन डिफीट हो गया, उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ वीना को साइन किया गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ट्रीटी ऑफ वीना को किसने होस्ट करा था, तो ट्रीटी ऑफ वीना को होस्ट करा था ड्यूक मेटरनिच ने, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे। और बैटल ऑफ वाटरलू में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, तो 12 कंट्री इन्वॉल्व थी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रशिया। तो ये थी हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी, जो कि हमने 1804 के बाद की कंटिन्यू करी, यानी नेपोलियन के बाद की कंटिन्यू करी थी हमने स्टोरी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने नेपोलियन के आने तक की बात करी थी। तो फ्रांस में अब वापस से फिर से मोनार्की आ चुकी है। इसके बाद हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो बार बार इस चैप्टर में आएंगी। इस चैप्टर को कभी भी एनसीईआरटी से पढ़ना प्रेफर इसलिए नहीं करा जाता है क्योंकि इसमें वोकैब बहुत हाई यूज़ करी गई है, काफ़ी टफ इंग्लिश को यूज़ करा गया है और काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मतलब अपने आप में बहुत डिटेल मतलब रखते हैं अपने आप में। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं, लिबरल्स, रेवोल्यूशनरीज, कंजर्वेटिव, सोशलिस्ट। तो इन शब्दों का मतलब हम अभी जान लेते हैं। तो बार बार जब हम इन शब्दों को यूज़ कर रहे होंगे, इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला वर्ड है हमारा लिबरल। जो हमारा लिबरल वर्ड है वो बना है लिबर से। लिबर का मतलब होता है फ्रीडम। तो ये वो लोग होते हैं, लिबरल्स का मतलब हम अगर बोलते हैं किसी पर्सन को लिबरल बोलते हैं तो हम ऐसे पर्सन की ओर इंडिकेट करते हैं, ऐसे सेक्शन ऑफ द पर्सन के इंडिकेट करते हैं जो चाहते हैं, मतलब लिबरल्स हम उस कम्युनिटी को बोलते हैं जो चाहते हैं कि इस कंट्री की नेशन, हमारी कंट्री की नेशन वहाँ के लोगों के कंसेंट से बने, यानी उनकी इच्छा से बने। तो लिबरल्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट बाई कंसेंट, ये चाहते हैं कि ऑटोक्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म करा जाए। ऑटोक्रेसी क्या होता है, जिनके पास ज़्यादा जमींदारी प्रथा टाइप की है, जिनके पास बाय बर्थ प्रिविलेज है, यानी जिनको जन्म से ही कुछ स्पेशल राइट दे दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं, स्पेशल एडवांटेज दिए जाते हैं। तो लिबरल्स चाहते हैं कि उन स्पेशल एडवांटेजेस को ख़त्म करा जाए। लिबरल्स चाहते हैं कि नेशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और लोगों को राइट्स दिए जाएं। लिबरल्स चाहते हैं कि जिनके पास सबको वोटिंग राइट्स हो, बस उनको वोटिंग राइट्स ना हो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। और लिबरल्स वुमेन्स के लिए वोटिंग राइट्स नहीं चाहते हैं, यानी लिबरल्स चाहते हैं कि वुमेन्स को कोई वोटिंग राइट्स ना मिले। इसके पीछे लिबरल्स का मतलब एक आइडियोलॉजी थी। लिबरल्स की जो आइडियोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं लिबरलिज्म। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया में जैसे धर्म के बेसिस पर डिवीज़न होता है, तो वैसा ही एक डिवीज़न है सोसाइटी का इनकी विचारधारा के रूप में। तो लिबरल्स थे, इनकी आइडियोलॉजी को बोलते हैं लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म के प्रिंसिपल क्या क्या थे, यही थे कि ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो पीपल की कंसेंट से बने, यानी लोगों की इच्छा से बने। ऑटोक्रेसी खत्म हो, जो लोगों को प्रिविलेज मिलते हैं बाय बर्थ वो खत्म हो, वोटिंग राइट सबको मिले, बस उन्हें ना मिले जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और वुमेन्स को वोटिंग राइट ना मिले। इसके पीछे इनका ये लॉजिक रहता था कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन लोगों को आसानी से भ्रमित करा जा सकता है, यानी उन्हें लालच देकर उनके वोट को खरीदा जा सकता है। और उस टाइम पर क्योंकि वुमेन्स एजुकेटेड नहीं थी, तो ये मानते थे कि वुमेन्स एजुकेटेड नहीं है तो वुमेन्स इस काबिल नहीं है कि वो अपना लीडर चुन सकें, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें। तो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी का जो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है हमारा जर्मनी का। तो जब भी मैं जर्मनी बोलूँ या प्रशिया बोलूँ तो आप लोग लगभग सेम ही मान के चलना, क्योंकि प्रशिया ही आगे चल के जर्मनी हो गया। आज के टाइम पर हमें प्रशिया सुनने में कहीं नहीं मिलता है। प्रशिया जर्मनी है, ना कि रसिया। साउंड रसिया जैसा करता है पर प्रशिया एक्चुअली में जर्मनी है। तो इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमें देखने को मिला था जर्मनी में। तो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी ने लीड करा था फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वरीन इन जर्मनी 1834। तो 1834 में प्रशिया या जर्मनी का एक इनिशिएटिव था लिबरल लोगों ने, उन लोगों ने ज़ोल्वरीन को फॉर्म करवाया था। ज़ोल्वरीन एक क्या था, क्वेश्चन पूछा जाता था व्हाट इज ज़ोल्वरीन। तो ज़ोल्वरीन एक यूनियन थी, एक कस्टम यूनियन थी। इसके तहत क्या किया गया था, टैरिफ बैरियर्स को रिमूव किया गया था। पहले जर्मनी में क्या होता था, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, जैसे इंडिया में अगर यूपी से एमपी में जाना है, ऐसे ही अगर जर्मनी के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो टैक्स देना पड़ता था। उन टैक्सेस को बोलते थे बैरियर्स। तो ट्रेड बैरियर्स को इन्होंने खत्म करवाया, टैरिफ बैरियर्स को इस कस्टम ड्यूटी ने खत्म कर दिया। और क्या हो रहा था, जर्मनी के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट करेंसी चलती थी। ऐसे ही जर्मनी में लगभग 30 से 32 करेंसी चला करती थी। उस टाइम पर लगभग 32 करेंसी जर्मनी के अंदर चला करती थी। तो इस यूनियन ने क्या करा, 32 से सिर्फ 2 करेंसी वहाँ वैलिड रखी और बाकी सारी करेंसीज को खत्म कर दिया। यानी इन्होंने 32 करेंसी से 2 करेंसी पर ले आया जर्मनी का सिस्टम को। तो ये लिबरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। इन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ को वहाँ पर खत्म करा, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी, जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको खत्म करा। करेंसी 32 से 2 करेंसीज पर लेकर आए और वहाँ का जो रेलवे का नेटवर्क था उसको काफ़ी डेवलप करवाया ज़ोल्वरीन ने। ज़ोल्वरीन क्या था, ज़ोल्वरीन एक कस्टम यूनियन था जो कि फॉर्म हुआ था लिबरल के इनिशिएटिव से। तो ये थी हमारी लिबरल आइडियोलॉजी और इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जर्मनी का केस। इसके बाद आते हैं हमारे रेवोल्यूशनरीज। तो रेवोल्यूशनरीज हम उन लोगों को बोलते हैं, यानी कि क्रांतिकारी, जो समाज में एक बहुत सडन चेंजेस लाना चाहते हैं। ये लोग
ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर समाज में चेंज लाने के लिए हमें वायलेंस भी यूज़ करना पड़े तो वो भी सही है। जैसे इंडिया में हमारे रेवोल्यूशनरीज, हमारे क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, तो ऐसे ही यूरोप में भी उस टाइम पर रेवोल्यूशनरीज हुआ करते थे। तो रेवोल्यूशनरी जब हम वर्ड यूज़ कर रहे होंगे तो हमारा मतलब होगा ऐसे लोगों से जो समाज में एक सडन चेंजेस लाना चाहते हैं, समाज में बहुत जल्दी क्रांति लाना चाहते हैं, और ये पावर के साथ यानी वॉर के तहत और पावर के साथ तख्ता पलट करना चाहते हैं, यानी किंग को चेंज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर, विद द हेल्प ऑफ आर्म्स। तो ऐसे ही रेवोल्यूशनरी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गसीपी मजीनी। गसीपी मजीनी जो थे वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। इटली भी एक कंट्री है हमारी यूरोप के अंदर, इटली के भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो इटली के अंदर एक रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था गसीपी मजीनी। गसीपी मजीनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने फिर इटली यूनिफिकेशन में भी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो गसीपी मजीनी एक रेवोल्यूशनरी थे। इनकी आइडियोलॉजी थी कि ये जो समाज में चेंज लाना चाहते थे, ये चाहते थे कि जो इटली है इसके इटली एक यूनिफाइड हो जाए, यानी इटली के जो आसपास की छोटी छोटी स्टेट्स हैं वो मिल जाएं और इटली एक कंप्लीट स्टेट बन जाए। पहले इटली में क्या होता था, इटली जो था, आज का जो इटली है वो उस टाइम पर 7 छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था। तो गसीपी मजीनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटी को उस टाइम पर फॉर्म करा था। जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं वो छुप छुप कर काम करते हैं, अंडरग्राउंड काम करते हैं, क्योंकि ये जो काम करते हैं वो अनलॉफुल होता है, यानी उस टाइम पर जो गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर अपना काम है वो अंडरग्राउंड करते हैं और छुप छुप कर करते हैं। तो ऐसे ही जो गसीपी मजीनी थे इटालियन रेवोल्यूशनर, इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी थी, यानी ऐसी सोसाइटी फॉर्म करी थी जिसमें ये क्रांतिकारियों को साथ में लाते थे और चुपके चुपके अपना काम, अपनी जो रेवोल्यूशन होती थी उसको लीड करते थे। तो इन्होंने जो सोसाइटी फॉर्म करी थी उनका नाम था यंग इटली एंड यंग यूरोप। ये 2 इंपॉर्टेंट सोसाइटी हैं जो गसीपी मजीनी ने फॉर्म करी थी। गसीपी मजीनी रेवोल्यूशनरी थे। इनका एम क्या था, इनका एम भी वही था कि मोनार्की को ख़त्म करना है, ऐसी गवर्नमेंट हमें वहाँ पर सेटअप करनी है जो लोगों के मत से बने, लोगों के वोट से बने, जो बर्थ राइट है उसको ख़त्म करना है, ऑटोक्रेटिक रिजाइम है उसको ख़त्म करना है। यानी इनका मकसद भी कुछ हद तक तो लिबरल जैसा ही था। रेवोल्यूशनरीज के बाद आते हैं कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव शब्द बना है कंजर्वेशन से। कंजर्वेटिव्स लोग वो होते हैं जो समाज में बिल्कुल भी चेंज नहीं लाना चाहते हैं। कंजर्वेटिव में हमारे आते हैं राजा महाराजा, फ्यूडल, मतलब जो नोबल्स लोग थे जिनके पास जमींदारी, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी, जो जमींदार लोग थे, जो राजा थे, जो मोनार्क थे, वो आते हैं हमारे कंजर्वेटिव की कैटेगरी में। कंजर्वेटिव कौन है, जिनके पास ऑलरेडी पावर है, ये नहीं चाहते हैं कि समाज में किसी भी तरीके का चेंज आए। ये लोग प्रेफर करते हैं मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ये लोग राजा के ज़्यादा सगे होते हैं, यानी जो मंत्री होते हैं वो भी हमारे कंजर्वेटिव में आते हैं। कंजर्वेटिव जो होते हैं वो राजा के ज़्यादा कॉन्टेक्ट में होते हैं, ना कि पीपल में। ये चाहते हैं कि मोनार्की ही फॉर्म रहे। कंजर्वेटिव के हमारे एग्जाम्पल सारे जितने भी मोनार्क हैं, उनके जितने भी मंत्री हैं, और ऐसे लोग जो ना डेमोक्रेसी चाहते हैं ना रिपब्लिक चाहते हैं, वो आते हैं हमारे कंजर्वेटिव में। अगर कोई ये चाहते हैं अगर सोसाइटी में कोई चेंज आए भी तो बहुत धीरे धीरे आए और वो हमारी इच्छा से आए, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। इसके बाद आता है हमारा सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जो चाहते हैं कि सोसाइटी में पूरा बैलेंस बना रहे। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सोशलिज्म इन यूरोप चैप्टर को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सोशलिस्ट हम उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बोलते हैं जो चाहते हैं कि समाज में एक बैलेंस बना रहे, यानी ना कोई रिच हो ना कोई पुअर हो, जो रिसोर्सेज हैं उनको सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाए और लोग अपनी पूरी कैपेबिलिटी से काम करें, पर लोगों को उतना ही दिया जाए जितना कि उन्हें ज़रूरत है, ना कि जितना वो डिजर्व करते हैं। यानी अमीरों को भी उतना ही मिले जितना गरीबों को मिले, यानी रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, कंट्री की वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। इनका मेन पर्पस होता है जो अमीरी गरीबी वाला सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करा जाए। तो वापस अब फिर से हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, यानी कि हम यूरोप में नेशनलिज्म को स्टडी कर रहे थे, तो हम थोड़ा यूरोपियन सोसाइटी को डिस्कस कर लेते हैं कि यूरोप में उस टाइम पर किस तरीके के लोग रह रहे थे। तो अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, यानी पूरी सारी कंट्रियों को मिलाकर बात करें, तो जो हमें क्लासिफिकेशन लोगों का देखने को मिलता है वो 2 बेसिस पर दिखता है, एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट। एरिस्टोक्रेसी कौन है, इनकी पॉपुलेशन कम है पर ये काफ़ी रिच हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ये पॉलिटिकली और सोशली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, यानी इनके कनेक्शंस अच्छे हैं। एरिस्टोक्रेट में हमारे सारे वही से किंग हैं, मोनार्क हैं, प्रिंस हैं, ये लोग आ जाते हैं। ये लोगों को क्या होता है कि इनकी डिफरेंट अपनी सोसाइटी है, अपना एक कल्चर है, ये लोग आपस में ही शादी करते हैं, यानी कि एक एरिस्टोक्रेसी फैमिली दूसरी एरिस्टोक्रेसी फैमिली के साथ मैरिज करेगी। इनके पास अपनी खुद की बहुत ज़्यादा ज़मीन है, इनके पॉलिटिकल कलेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और अक्सर जो राजा बनेगा, मोनार्क बनेगा, वो एरिस्टोक्रेट में ही बनेगा। दूसरी हमारी क्लासिफिकेशन थी, दूसरी जो क्लास है वो है हमारी पीजेंट्स की। तो पीजेंट्स कौन लोग हैं, पीजेंट हैं हमारे जो मजदूर हैं, फार्मर्स हैं, जिनकी पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है पर इनके पास पैसा नहीं है,
पॉलिटिकल इनके पास कोई राइट्स नहीं है, इनके पास कोई पावर नहीं है। तो हमने 2 बेसिस पर पूरे यूरोपियन सोसाइटी को पहले क्लासिफिकेशन करा था। पर इसके बाद क्या हुआ, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। तो इतिहास गवाह है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हुई हैं, जितनी भी बड़ी क्रांतियां समाज में आई हैं, उनको मिडिल क्लास लोगों ने ही लीड करा है। तो उसका इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं यही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कोई भी न्यू पॉलिसी आती है। और जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो भी मिडिल क्लास कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं। जो सबसे नीचे तबके के लोग होंगे, जो सबसे लोअर क्लास लोग होंगे, उन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कैसे किसी रेवोल्यूशन को लीड करा जाए, या उन्हें नई जो कहें कोई न्यू रूल आया है या राजा ने कोई नया रूल बना दिया है, राजा ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च करी है, तो उसकी इतनी अच्छे से इन्फॉर्मेशन ही नहीं हो पाती। आज के टाइम पर भी हम देखें कि गरीबों को तो बहुत कम जानकारी होती है अपने राइट्स की। जितने भी रेवोल्यूशन होते हैं, जितने भी मेजर रिवॉल्ट लीड करे जाते हैं, वो हमारी मिडिल क्लास ही लीड करती है। तो उस टाइम पर यूरोप में भी यही हुआ, एक मिडिल क्लास कैटेगरी का राइज हुआ। पहले सोसाइटी सिर्फ 2 डिविजन्स में डिवाइड थी, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट में। फिर एक नई मिडिल क्लास कम्युनिटी वहाँ पर अराइज हुई। मिडिल क्लास कम्युनिटी में कौन कौन आता था, कॉमर्शियल क्लास और वर्किंग क्लास, यानी जो फैक्ट्री के मजदूर थे वो, जो लॉयर थे, टीचर्स थे, वो सभी हमारे आते थे मिडिल क्लास में। तो जब मिडिल क्लास राइज हुई, यानी लोगों को जैसे जैसे एजुकेशन मिली, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, एक सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट होने लगे पूरे यूरोप में। तो फिर सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, दूसरी कंट्रीज़ में क्या हुआ, क्रांति शुरू होने लगी। जैसा कि हम फिर वापस आते हैं अपनी फ्रांस की क्रांति पर, तो फ्रांस में दोबारा मोनार्की को सेटअप करा गया था। जब मोनार्की को दोबारा सेटअप करा गया तो इसका जो विरोध करने के लिए हमारी एक कम्युनिटी बनी, वो बनी रेवोल्यूशनरीज की, यानी वहाँ पर फिर क्या हुआ, क्रांतिकारी अराइज होने लगे। मिडिल क्लास पॉपुलेशन के अराइज होने के बाद फ्रांस मतलब पूरे यूरोप में जगह जगह पर रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ, जगह जगह पर क्रांति से स्टार्ट हो गई। जैसे कि हम डिस्कस करें ब्रसेल्स में, ब्रसेल्स क्या है, बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप की, उसकी कैपिटल है ब्रसेल्स। तो ब्रसेल्स में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और ब्रसेल्स ने यूके से अलग कर लिया अपने आप को, यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि जो इंग्लैंड था उससे ब्रसेल्स ने अपने आप को अलग कर लिया। ग्रीस जो कंट्री था, जैसे कि ग्रीस हम जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, यूरोप का एक बहुत एंशियंट कंट्री है। ग्रीस को माना जाता है कि ग्रीस यूरोप का कार्डल है, यानी कि वो मतलब पूरी जो यूरोप की दूसरी कंट्रियां हैं वो जिस पालने में बढ़कर बड़ी हुई हैं वो ग्रीस है। ग्रीस की जो सभ्यता है वो वास्तव में काफ़ी पुरानी है। जो भी हमारे बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, जैसे कि पाइथागोरस, और भी बहुत जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस हुए, वो हमारे अक्सर ग्रीस के साइंटिस्ट ने ही दिए हैं। तो ग्रीस एक इम्पोर्टेंट कंट्री है यूरोप के अंदर। तो ग्रीस ने भी अपनी जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी उसको लड़ा, और फिर 1832 में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एक ट्रीटी है जो कि ग्रीस में साइन हुई। इस ट्रीटी के अंदर क्या करा गया, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। क्योंकि ग्रीस बहुत एंशियंट नेशन था तो बाकी कंट्रीज ने भी ग्रीस को सपोर्ट करा अपनी आज़ादी की लड़ाई में, क्योंकि ग्रीस ये डिजर्व करता था कि इतना एंशियंट नेशन है, ये डिजर्व करता है कि एक इंडिपेंडेंट नेशन बने। तो इसकी हमें डेट इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी 1832 में। ट्रीटी ऑफ वीना कब साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वीना साइन हुई थी 1815 में। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी 1832 में। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का मकसद था कि ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। ट्रीटी ऑफ वीना का मकसद था कि फ्रांस में दोबारा मोनार्की को लाया जाए। तो अब तक हमने 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ को डिस्कस कर लिया। तो ये हमारी पूरे यूरोप में क्या हो रहा था, क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे कि ब्रसेल्स में क्रांति हुई, ब्रसेल्स ने इंग्लैंड से अपने आप को, यूके से अपने आप को अलग कर लिया। ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ग्रीस फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म फॉर स्प्रेडिंग नेशनलिज्म। तो जैसा कि हमारा नाम ही है चैप्टर का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो एक कंट्री वॉर के तहत या फिर किसी भी मतलब बहुत सारे डिफरेंट वेज को अडॉप्ट करके आज़ादी तो हो सकता है, यानी कि नेशन एक आज़ाद तो हो सकता है दूसरी पावर से, पर नेशनलिज्म की भावना कैसे उनमें अराइज करी जाए। जब तक लोगों में नेशनलिज्म की भावना अराइज नहीं होगी तब तक एक बहुत बड़ा नेशन आपस में मिलकर नहीं रह सकता। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी अंग्रेजों के साथ, तो उस टाइम पर बहुत सारे क्लैशेस स्टार्ट हुए। इंडिया हमारा डिसइंटीग्रेट भी हो गया, पहले पाकिस्तान के साथ हुआ, फिर हमारा इंडिया टूट के बन गया बांग्लादेश में। तो ऐसी कंडीशंस अराइज हो जाती हैं कि लोगों में नेशनलिज्म की भावना कम होती है। तो लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट करा रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म क्या था, तो रोमांटिसिज्म को जो मतलब जो रोमांटिसिज्म का प्रचारक करने वाले थे, रोमांटिसिज्म का प्रचार करते थे लोग, वो ऐसा मानते थे कि अगर हमें नेशनलिज्म की भावना डेवलप करनी है तो ये हम लॉजिक से नहीं कर सकते हैं। लॉजिक क्या होते हैं कि जब भी एक बड़ा नेशन बनता है तो हम लोगों को कह सकते हैं कि एक नेशन बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं।
कि वहाँ पर कस्टम ड्यूटीज़ कम होंगी, ट्रेड करना आसान होगा, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, करेंसी सेम होगी, वेट एंड मेजरमेंट के सिस्टम अच्छे होंगे। तो इन सब बातों से हम क्या है, नेशनलिज्म की भावना डेवलप नहीं कर सकते, ऐसा रोमांटिसिज्म के लोग मानते थे। ये मानते थे कि अगर हमें नेशनलिज्म की भावना लोगों में डेवलप करनी है तो वो हम कर सकते हैं आर्ट के थ्रू, कल्चर के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, फ्लैग्स के थ्रू और म्यूज़िक के थ्रू। लॉजिक और रीजन से आप नेशनलिज्म की भावना को डेवलप नहीं कर सकते। और ये आर्ट, कल्चर और ये सब क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे एक नेशनल एंथम होती है, नेशनल फ्लैग होता है, हमारे कुछ नेशनल सॉन्ग्स होते हैं, कुछ कल्चर होता है अपना, एक पूरे इंडिया का कल्चर हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबली। तो इन्हीं सब बातों को एम्फेसाइज कराता है रोमांटिसिज्म मूवमेंट है। और रोमांटिसिज्म मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हम आज के टाइम पर भी देखते हैं हर कंट्री का एक फ्लैग होता है, हर कंट्री की अपनी एक नेशनल एंथम होती है। तो रोमांटिसिज्म मूवमेंट के दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एक तो है जोहान गॉटफ्राइड का, दूसरा है पोलैंड का। जोहान गॉटफ्राइड हाइडर ने जो आइडियोलॉजी यूज़ करी उसको कहा जाता है दास वोग और वॉक्सकीड। तो दास वोग की आइडियोलॉजी थी, इन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी नेशन का ट्रू कल्चर देखना है तो वो हमें कॉमन पीपल में देखने को मिलेगा। जैसे अगर इंडिया को जानना है तो हमें कॉमन लोग, गांव के लोगों को देखना चाहिए अगर इंडिया का रियल कल्चर जानना है। ऐसे किसी भी कंट्री का अगर हमें रियल कल्चर जानना है, रियल ट्रेडिशनल वैल्यू जाननी है, तो वो हमें कॉमन लोगों में देखना चाहिए। और ये दास वोग देखो काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी भी है, क्योंकि जो किंग होते हैं या जो रूलर्स होते हैं उनके पास अलग प्रिविलेजेस होते हैं, उनमें आपको एक कल्चर देखने को नहीं मिलता है। जो रियल कल्चर होता है वो कॉमन लोग, पीपल में ही देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम आज इंडिया के दूसरी स्टेट्स में जाएंगे तो जो कॉमन लोग होंगे उनमें वहाँ का कल्चर दिखता है, आसामी कल्चर हो गया, तमिल कल्चर हो गया, तो वो हमें कॉमन लोगों में ही देखने को मिलता है। तो रोमांटिसिज्म के अंदर ये जोहान गॉटफ्राइड की आइडियोलॉजी थी दास वोग की, कि अगर आपको किसी भी नेशन का रियल कल्चर देखना है तो वो कॉमन लोगों में मिलेगा। तो हमें कॉमन लोगों को एक साथ लाना चाहिए, उनके कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करने का, यानी देश प्रेम की भावना को डेवलप करने के लिए हमें आम लोगों का जो कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए। दूसरी जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो थी वॉक्सगेस्ट की। इसके अंदर ये मानते थे कि जो नेशनलिज्म की भावना है वो हमारी कल्चर से ही डेवलप हो सकती है, यानी कल्चर को हमें एडवर्टाइज करना होगा, कल्चर को प्रमोट करना होगा, तभी हम नेशनलिज्म की भावना को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है हमारा पोलैंड का। तो पोलैंड ने यूज़ करा लैंग्वेज को एज अ वेपन। तो क्या होता है, जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री को अपना गुलाम बनाती है तो वो इस बात को इंश्योर करती है कि वहाँ के लोग अपनी जो मातृभाषा है उसको भूल जाएं। उससे क्या होता है कि अगर वो अपनी मातृभाषा को भूल गए तो फिर आने वाली जो उनकी जनरेशन होती है, एक दो जनरेशन, वो अलग अलग लैंग्वेजेस को बोल रही होती हैं। जब वो अलग अलग लैंग्वेजेस को बोल रहे हैं तो लोगों में कुछ कॉमन नहीं होता है, और जब किसी दो लोगों में कॉमन नहीं है तो वो एक कॉमन आइडिया शेयर नहीं करेंगे, तो एक बड़ी रेवोल्यूशन को लीड ही नहीं करा जा सकता है। तो पोलैंड ने क्या करा, पोलैंड ने एज अ पोलिश लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज़ करा, यानी कि जो लोग भी पोलिश बोलते थे उन्हें वो साथ में लाए, उनके बीच में एक आइडिया शेयर करा कि देखो हम पोलिश बोलते हैं तो हम लोग एक कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं, और जो हमारे ऊपर कब्जा करा हुआ है ये लोग मतलब इस कंट्री को बिलोंग नहीं करते हैं, जो हमारी पोलैंड कंट्री है उसको हमें आज़ाद करवाना होगा और एक रेवोल्यूशन को लीड करना होगा। तो ऐसे ही लैंग्वेज को भी एज अ वेपन यूज़ करा जा सकता है नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करने के लिए। जैसे कि अगर हम भी कहीं जाते हैं, मान लीजिए यूरोप मतलब हम अमेरिका में गए, तो अगर हमें कोई वहाँ इंडियन मिलता है तो वो एक हिंदी बोलता है, तो उससे एक अपनापन हमें देखने को मिलता है। तो उसी अपनेपन की जो एक नेशनलिज्म की जो देश प्रेम की भावना थी उसको डेवलप करने के लिए पोलैंड ने यूज़ करा पोलिश लैंग्वेज को एज अ वेपन, और जोहान गॉटफ्राइड हाइडर ने यूज़ करा दास वोग और वॉक्सगेट की आइडियोलॉजी को। तो ये था हमारा रोमांटिसिज्म मूवमेंट। क्या होता है, रोमांटिसिज्म मूवमेंट एक मूवमेंट है जिसके तहत साइंस और लॉजिक को दरकरार करा गया, यानी साइंस और लॉजिक को मना कर दिया गया कि साइंस और लॉजिक के तहत हम नेशनलिज्म की भावना को डेवलप नहीं कर सकते। नेशनलिज्म की भावना जो है वो हम आर्ट, कल्चर, म्यूजिक और सॉन्ग और कल्चर के थ्रू डेवलप करेंगे। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया रोमांटिसिज्म मूवमेंट फॉर स्प्रेडिंग नेशनलिज्म। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया रोमांटिसिज्म मूवमेंट फॉर स्प्रेडिंग नेशनलिज्म। तो इसके बाद हम वापस आते हैं कि यूरोप में क्या कंडीशंस थी 1830 के टाइम पर। 1830 में क्या हुआ, 1830 का जो ईयर था उसको बोला जाता है ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। तो इस टाइम पर क्या हुआ, पूरे यूरोप के अंदर जो थी पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हुई। जब पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हुई तो जो फूड आइटम्स थे उनके प्राइस दोबारा जो राइज होना स्टार्ट हुए। ये सब बातें आपको सुनी लगेंगी, क्योंकि 1789 में जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई थी उस टाइम पर भी यही कॉजेस थे कि वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी, फूड प्राइस इंक्रीज़ हुए थे, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ था। तो फिर वापस से 1830 में एक ऐसा फिर से वापस से एक ईयर आया, ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। इसमें क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत इंक्रीज़ हुई। जो अनएम्प्लॉयमेंट का इस टाइम पर जो मेजर कॉज था वो था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन।
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोगों को उम्मीद थी कि ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, पर इसने इनिशियल स्टेज पर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट किया? क्योंकि लोगों के पास स्किल नहीं थी। अगर आपको एक फैक्ट्री में काम करना है, इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कुछ स्किल की, आपको मशीन्स ऑपरेट करना आना चाहिए। पर उस टाइम पर जो लोग थे वो रूरल मतलब लोकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, अपना लोकल कारखाना चला रहे थे, लोकल प्रोडक्ट्स को बना रहे थे। तो एकदम से जब इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हुआ, जैसे कि आज के टाइम पर क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो रहा है, तो जो लोग मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ा पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे ही उस टाइम पर हुआ। उस टाइम पर क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, तो जो लोग स्किल को नहीं सीख पा रहे थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा। उस टाइम पर माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप हो गई, सिटीज़ में। तो रूरल एरियाज से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग माइग्रेट करना स्टार्ट हो गए सिटीज़ की ओर। तो ये सब अफेक्ट थे इकोनॉमिक हार्डशिप के। कॉजेज क्या क्या थे? पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, फूड प्राइसेस इंक्रीज़ हुए, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो अब इसके क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिले हमें दूसरी कंट्रीज़ में। तो वापस से हम आते हैं फ्रांस के ऊपर। तो फ्रांस में क्या हुआ, सेकंड रेवोल्यूशन की बिगिनिंग हुई। फर्स्ट रेवोल्यूशन भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। तो सेकंड रेवोल्यूशन की जब बिगिनिंग हुई तो फिर लोगों ने इस बार क्रांति लीड कर दी फ्रांस के अंदर। इस बार जो क्रांति लीड कर रहे थे वो हमारे कर रहे थे लिबरल्स। लिबरल्स कौन थे? वही लोग जो चाहते थे कि गवर्नमेंट वहाँ के लोगों की इच्छा से बने और एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। इस टाइम पर वहाँ के राजा कौन थे? इस टाइम पर वहाँ के राजा थे लुइस फिलिप, जिसको बनाया था ट्रीटी ऑफ वीना के तहत लुइस फिलिप को क्राउन करा गया था। क्योंकि लुइस फिलिप एक बार देख चुके थे लुइस 16 का क्या हाल हुआ था, कि वहाँ पर जब नेशनल असेंबली बनी थी तो उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया था और बाद में लुइस 16 को मार दिया गया था। तो लुइस फिलिप ने ये सब देखा हुआ था, तो लुइस फिलिप को इस बार भनक लग गई कि इस बार फिर से वैसा ही हो सकता है। इसलिए लुइस फिलिप क्या हुआ, कंट्री छोड़कर भाग गए, फ्रांस को छोड़कर भाग गए। तो इस बार जो रेवोल्यूशन लीड करा था, लिबरल्स ने रेवोल्यूशन लीड करा, लुइस फिलिप थे वो फ्रांस को छोड़कर भाग गए। फिलिप के भाग जाने के बाद लिबरल्स ने फिर से वहाँ पर एक नेशनल असेंबली को बनाई, मोनार्की को पूरी तरीके से वहाँ पर ख़त्म कर दिया और फिर से फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया। रिपब्लिक हम उस कंट्री को बोलते हैं जहाँ की जो सरकार होती है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है। फिर से वहाँ पर कुछ न्यू रूल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करा गया। वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन क्या थे? 21 ईयर से ज़्यादा के जो एज वाले लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स दिए गए, राइट टू वर्क गारंटीड करा गया। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रही थी वो अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर इशू था कि लोगों के पास स्किल्स नहीं थे इंडस्ट्री में काम करने के। तो उसके लिए क्या करा, नेशनल वर्कशॉप को सेटअप्स करा गया, जगह जगह पर नेशनल वर्कशॉप बनाएंगे जिसमें फिर लोगों को काम सिखाया गया कि फैक्ट्रीज में किस तरीके वो लोग काम कर सकते हैं। तो नेशनल वर्कशॉप को सेटअप करा गया अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए। जब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो पॉवर्टी तो अपने आप खत्म होगी और लोगों के पास जब पैसा आएगा तो उनके पास पैसा पर्याप्त होगा फूड आइटम को खरीदने का। तो ये स्ट्रेटजी यूज़ करेगी फ्रांस में। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस में फिर से लिबरल्स ने क्रांति को लीड करा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। लुइस फिलिप देश छोड़कर भाग गए। फिर वहाँ पर नेशनल असेंबली दोबारा आई। नेशनल असेंबली ने फिर नए रूल्स बनाए कि जो भी 21 ईयर से ज़्यादा है उसको वोटिंग राइट्स दिए गए और जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के वोट से बनेगी। नेशनल वर्कशॉप मतलब जगह जगह पर नेशनल वर्कशॉप को सेटअप करा गया जिसमें लोगों को काम सिखाया गया। राइट टू वर्क गारंटीड करा गया, यानी हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को वहाँ पर ख़त्म करा गया। स्टिल वुमेन्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। ये बात थी कि फ्रांस पर क्या इफेक्ट हुआ, जो इकोनॉमिक हार्डशिप आया था। इकोनॉमिक हार्डशिप तो पूरी यूरोप में ही आया था 80-30 में। तो ये तो बात थी फ्रांस की। अब हम बात करते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ पे इसके क्या इफेक्ट हुए। फ्रांस को देखकर दूसरी कंट्रीज़ में भी एक ऐसी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। तो दूसरी कंट्रीज़ थी हमारी जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरिया। यहाँ पे भी लोग डिमांड करने लगे कि हमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन वाली गवर्नमेंट चाहिए हमें, यानी कि अगर मोनार्की भी है तो ऐसी मोनार्की हो कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करता हो, यानी जिनकी पावर को कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड करता हो और हमें भी ऐसे राइट्स मिलें। तो जगह जगह पर ऐसी मांग होनी स्टार्ट हो गई। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि केस ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी का क्या केस था। तो फ्रांस के लोगों से इंस्पायर्ड होकर जर्मनी के लोगों ने भी फ्रैंकफर्ट में एक मीटिंग हेल्ड करी। जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने डिस्कस करता है, इन लोगों ने एक टेनिस कोर्ट में एक मीटिंग को हेल्ड करा था। तो वैसे ही जर्मन लोगों ने फ्रैंकफर्ट में एक मीटिंग को हेल्ड करा और फिर इन्होंने एक जर्मन नेशनल असेंबली को फॉर्म करा। जर्मन नेशनल असेंबली को फॉर्म करने के बाद फिर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा और इन्होंने डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, यानी कि जो जर्मनी है वो अभी भी एक मोनार्की ही रूल करेगी, पर उसकी जो पावर है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड करेगा।
और ये ऑफर इन्होंने प्रेजेंट करा वहाँ के जो उस टाइम पे मोनार्क थे, उनका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के सामने उन्होंने ये ऑफर दिया कि अब हम चाहते हैं कि जर्मनी को एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाया जाए, हमने एक नेशनल जर्मन असेंबली बनाई है, उसको मान्यता दी जाए और इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करा जाए। पर जो मोनार्क थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उन्होंने क्या करा, दूसरी कंट्रीज से हेल्प ले ली, दूसरे मोनार्क को साथ में लाए और उन्होंने इनके ऑपरेशन को दबा दिया, यानी इस नेशनल असेंबली को ख़त्म कर दिया, इस नेशनल असेंबली को एबोलिश कर दिया और वहाँ पर अपनी पावर को ही अपने हाथों में रखा और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं करा। यानी जर्मनी अभी इस टाइम पर सक्सेस नहीं हो पाया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने में, जैसा कि फ्रांस में वो हो गया था, क्योंकि फ्रांस में क्रांति बहुत ज़्यादा थी और उस टाइम पर नेशनल असेंबली पहले बन गया था और मोनार्क को मौका नहीं मिल पाया था कि वो उस ऑपरेशन को दबा दे। पर जर्मनी में जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, इन्होंने इस मौका रहते ही दूसरे मोनार्क से जो आर्मी थी उससे पावर ले ली और जो जंकर्स थे यानी जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनसे हेल्प ले ली और जर्मन के लोगों का जो ऑपरेशन था उसको दबा दिया और इनकी जो जर्मन नेशनल असेंबली थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो ये एक अटैम्प्ट था कि जर्मनी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया जाए और ये अटैम्प्ट करा था वहाँ के जर्मनी के जो मिडिल क्लास पीपल्स थे या कहें लिबरल्स थे, ऐसे लोग थे कि ये चाहते थे जो गवर्नमेंट है उसमें लोगों के भी कंसेंट हो, लोगों की भी इच्छाएं पूछी जाएं। तो ये चाहते थे कि लीड तो अभी मोनार्क करे पर एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। पर इनकी जो मूवमेंट थी उसको दबा दिया गया विलियम के द्वारा, विलियम फोर्थ के द्वारा इसको दबा दिया गया और फिर ये सक्सेस नहीं हो पाया अपनी इस नेशनलिज्म की मूवमेंट को। पर फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे अगर हम वुमेन्स के पार्टिसिपेशन की बात करें, अब तक हमने वो बात नहीं करी है, तो धीरे धीरे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी पॉलिटिक्स में इंक्रीज होने लगा, वो भी अपने क्लब्स बनाने लगे। पर अभी भी वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं मिला था। वुमेन्स को वोटिंग राइट आज मतलब इस टाइम की हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, उसके भी लगभग 200 साल बाद वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिला था। वापस आते हैं जर्मनी की स्टोरी पर। तो मिडिल क्लास और जो लिबरल्स थे वो तो फेल्ड हो गए थे जर्मनी को यूनिफाइड करने में, जर्मनी को एक नेशन बनाने में। फिर इसके बाद जो वहाँ के किंग थे विलियम, ये है विलियम फर्स्ट। तो इसके बाद जो विलियम फोर्थ थे, फ्रेडरिक विलियम थे, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर अब यहाँ पर किंग आए थे, वो आए थे हमारे विलियम। तो विलियम ने क्या करा, विलियम ने ये रियलाइज़ करा कि जो जर्मन के और छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जर्मन के जो और दूसरे स्टेट्स थे वो थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के कब्जे में थे। मतलब वहाँ पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस का रूल चला करता था, जो पर्शिया के आसपास के नेशंस थे। तो विलियम ने ऐसा प्लान बनाया कि इनको हम आज़ाद करवाएंगे, इनके जो फ्रांस और डेनमार्क और जो ऑस्ट्रिया के ऊपर जो इन्होंने कब्जा कर रखा है इनके ऊपर स्टेट्स के, उनसे हम आज़ाद कराएंगे और जर्मनी को एक यूनिफाइड नेशन बनाएंगे। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी ऑटो वॉन बिस्मार्क को। ऑटो वॉन बिस्मार्क हम कहें इनके जो मुख्यमंत्री थे, इनके प्रधानमंत्री एक प्राइम मिनिस्टर की तरह थे, इनके मुख्यमंत्री थे। तो राजा तो काम करेंगे नहीं, तो इन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी ऑटो वॉन बिस्मार्क को कि आप जर्मनी के यूनिफिकेशन की जो मूवमेंट है उसको लीड करिए। ये सब हम जो स्टडी कर रहे हैं यूनिफिकेशन की, ये अटेम्प्ट है भाई कंजर्वेटिव। तो जो भी हमारे राजा थे, मंत्री थे, वो सब आते थे हमारी कंजर्वेटिव की कैटेगरी में। तो अब जर्मनी को यूनिफाई करने का जो जिम्मा था वो कंजर्वेटिव लोगों ने उठाया। जो ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, क्योंकि इनके ही एफर्ट से ये पॉसिबल हो पाया था कि जर्मनी यूनिफाइड हो सके। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाइड करने की जिम्मेदारी उठाई और इन्होंने 3 वॉर छेड़ दिए, एक डेनमार्क के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ये 3 बार लगभग 7 साल तक चले। 1864 से लेकर 1870 तक, 1864 से लेकर 1870 तक इन्होंने डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई लड़ी और लकीली ये तीनों जो वॉर थे वो जर्मनी यानी कि जो पर्शिया था वो जीत गया ये तीनों वॉर को, और फिर इनका जो यूनिफिकेशन था, जर्मनी का यूनिफिकेशन था, वो सक्सेसफुल हुआ है। वॉर को जीतने के बाद 1870 तक वॉर चली, वॉर खत्म हो गया। फिर 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 में एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में कौन थे, जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थी जिन पर दूसरे नेशंस का कब्जा था, और जो बाकी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थी उनके प्रिंसेस को बुलाया गया, उनके जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स थे उनको बुलाया गया और वहाँ पर प्रेजेंट थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। जो ये मीटिंग हेल्ड थी, इसको हेल्ड करा गया था हॉल ऑफ मिरर्स वर्साइल में। हॉल ऑफ मिरर वर्साइल में इस मीटिंग को होस्ट करा गया था और फिर वहाँ पे डिसाइड किया कि जर्मनी को एक यूनिफाइड नेशन बनाया गया और जो यूनिफाइड जर्मनी था जो उसके राजा बनाए गए कैसर विलियम। कैसर विलियम को उसका राजा बना दिया गया और ये हमारी जर्मनी यूनिफिकेशन की स्टोरी थी। इसको लीड करा था कंजर्वेटिव्स ने। इसमें जो मेन रोल था वो था ऑटो वॉन बिस्मार्क को। ऑटो वॉन बिस्मार्क को कहा गया चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। इन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 साल तक इन्होंने लड़ाई लड़ी और फिर 18 जन 1871 को फाइनली जर्मनी यूनिफाइड हो गया और कैसर विलियम को वहाँ का राजा बना दिया गया। तो ये थी जर्मनी के यूनिफिकेशन की स्टोरी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इटली का यूनिफिकेशन। तो जो आज का इटली है वो उस टाइम पर 7 स्मॉल स्टेट्स में बटा हुआ था।
जो जर्मनी था वहाँ पर एक कॉमन बात ये थी कि जो दूसरे स्टेट्स थे वो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे, यानी कि जो जर्मनी थी वहाँ जर्मन लैंग्वेज को बोला जाता था। पर इटली में एक प्रॉब्लम ये थी, जो इटली के 7 स्टेट थे उसमें कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। हालांकि इटालियन थी पर वो भी इतनी ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलर नहीं थी। जो 7 स्टेट्स थे उसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो है हमारी पैडमेंट, सैर्डोनिया और पेपल। ये 2 स्टेट्स के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। जो सैर्डेनिया पेडिमोंट है इसके किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये उस टाइम पे तब भी काफ़ी पावरफुल थे। तो जो इटली के यूनिफिकेशन की शुरुआत हुई थी उसमें सबसे पहले कंट्रीब्यूट करा था गसीपी मजीनी। गसीपी मजीनी को हमने पहले भी डिस्कस करा था जब हमने रेवोल्यूशनरीज को डिस्कस करा था। तो गसीपी मजीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करा था, यंग इटली और यंग यूरोप। जो गसीपी मजीनी चाहते थे इटली का यूनिफिकेशन, वो उन्होंने ट्राई करा था एजुकेशन के थ्रू। इन्होंने भी छोटे मोटे रेवोल्यूशंस लीड करे, लोगों को एजुकेट करना चाहा, लोगों को फ़ायदा बताया कि अगर हम पूरे इटली को यूनिफाई करेंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। पर ये सक्सेस नहीं हो पाए। इनके जितने भी रेवोल्यूशंस थे उनको आर्मी के द्वारा ऑप्रेस कर दिया गया। फिर इसके बाद इटली के यूनिफिकेशन का जिम्मा उठाया विक्टर इमैनुअल सेकंड ने। विक्टर इमैनुअल सेकंड ने इटली के जो यूनिफिकेशन थी उसकी जिम्मेदारी सौंपी चीफ मिनिस्टर कैबोर को। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड ने चीफ मिनिस्टर कैबोर को जिम्मेदारी सौंपी कि आप इटली का यूनिफिकेशन करिए। जो कैबोर थे वो ना तो कोई एक डेमोक्रेट थे ना ही रिपब्लिक थे। ये बिलीव मतलब ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते थे। ये एक डिप्लोमेट थे। डिप्लोमेट किसको बोलते हैं? जो बातचीत से, रणनीति से किसी गवर्नमेंट को मतलब दूसरे लोगों को अपनी बात समझा दे। तो इन्होंने डिप्लोमेसी का यूज़ करा। उस टाइम पर क्या था, इटली के जो दूसरे स्टेट्स थे वो ऑस्ट्रिया और स्पेनिश रूलर के कंट्रोल में आते थे। तो जो कैबोर थे उन्होंने फ्रांस से हेल्प ली, उन्होंने फ्रांस आर्मी की हेल्प ली और फ्रांस आर्मी की हेल्प से इन्होंने जो ऑस्ट्रिया की आर्मी थी उसको वहाँ से भगा दिया, कुछ स्टेट से इन्होंने भगा दिया और फिर इटली में इन्होंने मिला लिया। जो दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन है जो इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंस दी कैबोर के अलावा, वो है गसिपी गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गैरिबाल्डी को जाना जाता है एज अ हीरो ऑफ रेड शर्ट। तो जैसे इंडिया में कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई थी आज़ाद हिंद फौज। तो वैसे ही गैरिबाल्डी ने एक आर्मी बनाई थी जिसका नाम था रेड शर्ट, और ये रेड शर्ट के सेनापति थे, उसके लीडर थे। रेड शर्ट में उस टाइम पे लगभग 30,000 सैनिक थे। तो मतलब इनकी आर्मी काफ़ी बड़ी थी। इन्होंने हेल्प करी विक्टर इमैनुअल सेकंड की इटली के यूनिफिकेशन में। इन्होंने स्पेनिश रूलर के साथ वॉर छेड़ दिया और स्पेनिश रूलर को मजबूर कर दिया जो इटली के दूसरे स्टेट्स थे उनको छोड़ने पर। तो इन्हें भी विजय प्राप्त हुई। उधर कैबोर ने फ्रेंच आर्मी के साथ ऑस्ट्रियन रूलर को भी डिफीट कर दिया। तो फाइनली ऐसे 1861 में इटली एक नेशन में यूनिफाइड हो गया। लेकिन 1861 तक पेपल स्टेट थी जो इटली की, वो अभी तक इटली के साथ यूनिफाइड नहीं हो सकी, क्योंकि जो पेपल स्टेट थी वहाँ पर अभी भी फ्रेंच की आर्मी वहाँ पर अभी भी जो फ्रेंच की आर्मी थी उसका कब्जा वहाँ पर चल रहा था। तो 1861 में पेपल को छोड़ के बाकी स्टेट यूनिफाइड हो सके। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन इन्वॉल्व थे इटली के यूनिफिकेशन में? तो एक तो इन्वॉल्व थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, सैर्डेनिया पेडिमोंट के ये राजा थे। दूसरे जो थे वो थे चीफ मिनिस्टर सैर्डेनिया पेडिमोंट के। सैर्डेनिया पेडिमोंट के जो चीफ मिनिस्टर थे कैबोर, वो इसमें इन्वॉल्व थे। ये एक डिप्लोमेट थे। इन्होंने फ्रेंच आर्मी की हेल्प ली जो वहाँ के ऑस्ट्रियन आर्मी थी उसको डिफीट करने के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पर्सन इन्वॉल्व है वो है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी को जाना जाता है नॉन एज अ हीरो ऑफ रेड शर्ट। ये रेड शर्ट आर्मी के लीडर थे, इनकी 30,000 लोगों की आर्मी थी। तो इन्होंने जो वॉर की हेल्प से इटली को यूनिफाइड करा था। तो ये था इटली का यूनिफिकेशन 1861 तक। अभी तक क्या था, पेपल स्टेट इटली के साथ यूनिफाइड नहीं हुआ था। पर 1867 में गैरिबाल्डी ने फिर से हमला कर दिया पेपल स्टेट के ऊपर फ्रेंच आर्मी के अगेंस्ट, लेकिन तभी ये इतना सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन फिर क्या हुआ, आगे चल के फ्रेंच का युद्ध हो गया प्रशिया के साथ, तो फ्रेंच को अपनी आर्मी वहाँ से हटानी पड़ी और फिर 1870 में फाइनली पेपल स्टेट भी इटली के साथ यूनिफाइड हो गया। जो यूनिफाइड इटली था उसका किंग बनाया गया था विक्टर इमैनुअल सेकंड को, क्योंकि विक्टर इमैनुअल सेकंड ने ही लीड करा था इटली के यूनिफिकेशन को। तो इटली के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इटली का यूनिफिकेशन हुआ था वो वॉर की हेल्प से हुआ था। इटली के यूनिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट पर्सन इन्वॉल्व थे वो थे गैरिबाल्डी, कैबोर और विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इटली का यूनिफिकेशन। इटली के यूनिफिकेशन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को। तो जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है वो इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन से काफ़ी पहले की है। ये 18th सेंचुरी का यूनिफिकेशन है, यानी 70s की जो स्टार्टिंग थी। तो 1688 में भी जो ब्रिटेन था वहाँ पर पार्लियामेंट्री रूल आ चुका था। ब्रिटेन में क्या था, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहा करते थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश और आयरिश। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज आया, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसकी हेल्प से ब्रिटेन की जो थी इंग्लिश कम्युनिटी थी, जो इंग्लिश कम्युनिटी थी
उसको काफ़ी प्रॉस्पर्टी मिली, वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए। जब वो रिच हुए तो उन्होंने जो दूसरी कम्युनिटीज़ थी, वेल्स की कम्युनिटी थी, स्कॉटिश की कम्युनिटी थी और आयरिश की कम्युनिटी थी, उसके ऊपर ऑपरेशन चालू कर दिया, उनके ऊपर डोमिनेंस ज़्यादा हो गया। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट था वो ज़्यादा पावरफुल होता चला गया। फिर 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कब साइन किया गया? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया और ब्रिटेन मर्ज हो गया स्कॉटलैंड के साथ, यानी कि इन्होंने स्कॉटलैंड को अपने साथ मिला लिया। स्कॉटलैंड को मिलाने के बाद ब्रिटेन का नाम हो गया द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पर स्कॉटलैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ब्रिटेन के साथ मिलने का, क्योंकि इन्होंने ज़बरदस्ती मिलाया था तो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन झेलना पड़ा स्कॉटलैंड को। इनकी जो अपनी लोकल लैंग्वेज थी, गैलिक लैंग्वेज, उसको बोलने से इनको फॉरवर्डन कर दिया गया। इनकी जो नेशनल ड्रेस थी वो भी इन्हें पहनने की आज़ादी नहीं दी गई। जो स्कॉटिश लोग थे उन्होंने इसका विद्रोह भी किया, उन्होंने भी रेवोल्यूशन लीड करी। पर उस टाइम पर क्या था, ब्रिटिश आर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उन्होंने स्कॉटिश के जो ऑपरेशन थे उसको दबा दिया और फाइनली जो स्कॉटलैंड था वो ब्रिटेन के साथ मिल गया और इस टाइम पर इसका नाम हो गया द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आयरिश के साथ भी कुछ ऐसा ही फेट हुआ, यानी आयरिश की जो किस्मत थी वो भी कुछ हद तक स्कॉटलैंड के साथ ही थी। फोर्सफुली आयरिश को भी, आयरलैंड को भी फोर्सफुली ब्रिटेन के साथ मर्ज कर लिया गया। जो आयरलैंड था उसमें मेजॉरिटी दो रीजन के लोग रहते थे, यानी क्रिश्चियन तो रहते थे, क्रिश्चियन रीजन था, उसमें फिर दो सब क्लासेस थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स की। जैसे इंडिया में हिंदू एंड मुस्लिम्स होते हैं, वैसे ही आयरलैंड में कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट थे। तो जो इंग्लिश थे, हम जानते हैं कि इंग्लैंड के लोग डिवाइडेड रूल की पॉलिसी तो खेलते ही थे, तो इन्होंने क्या करा, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करा। इन्होंने प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि कैथोलिक के ऊपर आप डोमिनेंस को हासिल कर लीजिए। तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करा और कैथोलिक के ऊपर एक डोमिनेट कर लिया, यानी कैथोलिक्स को दबा दिया। तो कैथोलिक्स ने एक रिवोल्ट भी लीड करा वॉल्फ टाउन की लीडरशिप में, पर वो भी फेल्ड हो गया और ब्रिटेन ने फाइनली आयरलैंड को भी अपने साथ फोर्सफुली मर्ज कर लिया 1801 में। तो ये थी ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की कहानी। पहले इन्होंने स्कॉटलैंड को मिलाया, फिर उन्होंने मिला लिया आयरलैंड को। स्कॉटलैंड को जब इन्होंने मिलाया था तो फोर्सफुली एक्ट ऑफ यूनियन साइन करा था 1707 में। एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। उन्हें अपनी लोकल लैंग्वेज गैलिक भी नहीं बोलने दिया, गैलिक इनकी लोकल लैंग्वेज थी। इन्हें अपनी नेशनल ड्रेस भी नहीं पहनने दी। हालांकि स्कॉटलैंड के लोगों ने प्रोटेस्ट लीड करा पर फेल हो गया। आयरलैंड में क्या था, आयरलैंड में रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन था लोगों का, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स दो मतलब सब क्लासेस के लोग रहते थे, दोनों ही क्रिश्चियन थे पर दोनों में क्लासेस थे। तो जो इंग्लिश कम्युनिटी थी उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को फेवर करा और कैथोलिक को डोमिनेट कर दिया, कैथोलिक्स को दबा लिया। कैथोलिक्स ने हालांकि रिवोल्ट करी वॉल्फ टाउन की लीडरशिप में, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई और उनको दबा लिया गया और फिर फाइनली आयरलैंड को भी ब्रिटेन के साथ मिला लिया गया और फिर इसका नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम। जो न्यू ब्रिटेन फॉर्म हुआ, यानी कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिलाने के बाद जो न्यू ब्रिटेन बना, उसमें मेजॉरिटी इंग्लिश लोगों की चलती थी। जो मेजर डोमिनेंस था, जो मेजर पावर थी, वो इंग्लिश कम्युनिटी के पास थी। इनका एक नेशनल फ्लैग डिजाइन करा गया जिसको यूनियन जैक बोला गया और एक नेशनल एंथम डिजाइन करी गई जो थी गॉड सेव आवर नोबल किंग। तो ये थी ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की कहानी, कैसे ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड को अपने साथ मिलाया, फिर आयरलैंड को अपने साथ मिला लिया। जो फाइनली न्यू ब्रिटेन बना उसमें जो मेजर पावर थी वो हमारी इंग्लिश कम्युनिटी के पास थी। इंग्लिश को वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। जो इनका नेशनल फ्लैग डिजाइन किया गया उसको बोला गया यूनियन जैक और जो इनकी नेशनल एंथम थी वो थी गॉड सेव आवर नोबल किंग। तो ये कहानी थी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की। अब ये तो कंट्री का यूनिफिकेशन हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एलोगरी एंड विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन। यानी कि एलोगरीज क्या होता है कि किसी भी आइडियाज़ को, किसी भी थॉट को जब हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं, यानी किसी उसको इंसान का रूप दे देते हैं। जैसा कि हम इंडिया में देखते हैं कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे और दूसरे पेंटर्स थे, उन्होंने भारत माता का पोर्ट्रेट बनाया था, भारत माता की एक पेंटिंग बनाई थी। तो वही हुआ यूरोप में। यूरोप के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशनलिज्म की जो भावना थी उसको डेवलप करने के लिए कंट्री का एक पोर्ट्रेट बनाना चालू कर दिया और उनके लिए उन्होंने यूज़ करा एज अ फीमेल फिगर। फीमेल फिगर को उन्होंने एक नेशनलिज्म का सिंबल बनाया, अपनी कंट्री का एक सिंबल बनाया। जो सिंबल होता है वो कोई रियल पर्सन नहीं होता है, एक इमेजनरी होता है। तो एलोगरी क्या होती है? एलोगरी एक विजुअलाइजेशन होती है कि किसी भी आइडिया या किसी भी थॉट को पर्सोनिफाइड कर दिया जाए, उसको एक पर्सन का रूप दे दिया जाए। तो जो फ्रांस था, फ्रांस को जो रिप्रेजेंट करा था फीमेल फिगर ने, उसका जो नेम था वो था मैरियानी। तो जो मैरियानी की ड्रेस थी वो एक ट्राई कलर को होल्ड करती थी, एक रेड कैप को होल्ड करती थी और एक कॉकेट को होल्ड करती थी। इन सब के अपने ही एक मतलब होते हैं। तो जो फ्रांस का फीमेल फिगर था उसका नेम इंपॉर्टेंट है, मैरियानी। ये एक कॉमन क्रिश्चियन नेम है। सिमिलरली जो जर्मेनिया का फीमेल फिगर था, जर्मनी का जो फीमेल फिगर था उसका नाम था जर्मेनिया। जर्मेनिया जो थी वो एक जर्मन ओक लीफ का एक ताज पहनती थी, एक क्राउन पहनती थी, क्योंकि जो जर्मन ओक लीफ होती हैं वो सिग्निफाइज करते हैं हीरोइज्म को। ये पूछा जा सकता है
कि जर्मन ओक लीफ सिग्निफाइज व्हाट, तो ये सिग्निफाई करते हैं हीरोइज्म को, यानी कि जो हीरो जैसी पावर होती है उसको सिग्निफाई करती हैं। तो डिफरेंट पेंटर्स थे, उन्होंने ऐसे विजुअलाइजेशन स्टार्ट करना स्टेट कर दिया। जब दोबारा जर्मनी पर खतरा आया था तो एक फॉलन जर्मेनिया का सिंबल भी यूज़ करा गया था कि जर्मेनिया हमारी फॉल हो गई है। तो इससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप होती है, एक अटैचमेंट डेवलप होता है, एक लगाव डेवलप होता है, और ये आसानी होती है नेशनलिज्म आइडिया को पूरी कंट्री में स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि नेशन में एजुकेटेड लोग भी होते हैं, अनएजुकेटेड लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ज़्यादा लॉजिक और रीजनिंग वाली बातें समझ में नहीं आती हैं। तो उनके लिए उन्हें इमोशन से इन्फ्लुएंस करा जाता है। जो लोग लॉजिक से इन्फ्लुएंस नहीं होते उन्हें इमोशन से इन्फ्लुएंस करा जाता है। तो यही सब था विजुअलाइजिंग द नेशन वाले टॉपिक के अंदर। तो ये हमने डिस्कस करा कि फ्रांस का जो फीमेल फिगर था वो था मैरियानी का, और जर्मनी का जो फीमेल फिगर था वो था हमारा जर्मेनिया का। तो जर्मेनिया को पेंट करने के लिए लॉरेन क्लेसन को कमीशन करा गया था इनिशियली जो जर्मेनिया का पोर्ट्रेट था उसको लिबरल्स ने यूज़ करा था अपनी असेंबली के लिए, फिर फाइनली इसको पूरे नेशन में यूज़ करा जाने लगा। तो ये हमने डिस्कस करा एलोगरी एंड विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि कैसे किसी आइडिया को पर्सोनिफाई करा जाता है और कैसे नेशन को विजुअलाइज करा जाता है, नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में विजुअलाइज करा गया। इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक इंपेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो अब तक जो भी हमने नेशनलिज्म डिस्कस करा, नेशनलिज्म कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा था, यानी जो देश प्रेम की भावना थी, कंट्री को यूनिफाइड करने के जो भी मूवमेंट्स थे, लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की मांग करना, ये सब कुछ कंस्ट्रक्टिव था। पर अब हम डिस्कस करेंगे जो डार्क साइड है नेशनलिज्म की, यानी जो डिस्ट्रक्टिव काम नेशनलिज्म की वजह से हुए। तो इसके लिए हम स्टोरी डिस्कस करेंगे, स्टोरी ऑफ बैल्कन। तो जो उस टाइम का बल्कन रीजन था, उसके जो उस टाइम का बल्कन रीजन था उसमें जो आज के नेशंस हैं, बल्गेरिया रीजन अब टूट चुका है, और जो आज के नेशंस हैं जैसे ग्रीस है, अल्बेनिया है, बल्गेरिया है, रोमानिया है, जैसे कंट्री उस टाइम पे बल्कन रीजन में आते थे। तो बल्कन रीजन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशन था ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी एथनिसिटी भी काफ़ी हाई थी। पर उस टाइम पर क्या था, जो बल्कन रीजन्स के अंदर डिफरेंट कंट्रीज थे जैसे कि ग्रीस, अल्बेनिया, रोमानिया, बल्गेरिया, तो ये आपस में काफ़ी जेलस थे एक दूसरे से। तो इनके अंदर एक इंटरनल क्लैश भी था, इंटरनल वॉर्स भी चल रहे थे। और जो यूरोप की दूसरी कंट्रीज थी, जो रशिया थी, फ्रांस थी और प्रशिया थी, उनकी भी नज़र थी बल्कन रीजन पे, क्योंकि बल्कन रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट था ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो इनहेबिटेंट्स थे, यानी जो बल्कन रीजन के अंदर लोग रहते थे, इनको स्लाव्स बोला जाता था। तो वो आर स्लाव्स आर द इनहेबिटेंट्स और सिटीजन्स ऑफ द बल्कन रीजन। तो बल्कन रीजन के जो लोग रहते थे उनको स्लाव्स पूछा जाता था। एक एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि स्लाव्स किन्हें बोला जाता है, SLAVS। तो स्लाव्स बोला जाता था बल्कन रीजन में रहने वाले लोगों को। इनिशियली जो बल्कन रीजन था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, ऑटोमन एम्पायर इनको कंट्रोल करती थी, पर धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर की जो पावर थी वो कम होती चली गई, और जो डिफरेंट कंट्रीज थे बल्कन रीजन के अंदर जैसे ग्रीन, अल्बेनिया, बल्गेरिया, रोमानिया, इनके अंदर आपस में क्लैश होने लगे। एक दूसरे की जो बाउंड्रीज थी उसको एक्सपेंड करने के लिए इनमें इंटरनल क्लैशेस होने लगे। एक दूसरी कंट्री जो थी आपस में बहुत ज़्यादा जेलस थी, और जो दूसरी यूरोपियन नेशंस थे रशिया, फ्रांस, पर्शिया, उनकी भी नज़र थी बल्कन रीजन में, क्योंकि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कन रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो एक बहुत एक सीरीज ऑफ वॉर हुआ, आपस में भी इनके वॉर चल रहे थे, ग्रीस और दूसरी कंट्रीज़ के, रोमानिया, बल्गेरिया के, और फिर इनके ऊपर अटैक कर दिया यूरोपियन की दूसरे नेशंस ने भी। तो एक सीरीज ऑफ वॉर की यहाँ से स्टार्ट हुई, और फिर इसी ने लीड करा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे रीजन्स थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी था। तो ये था कि डिस्ट्रक्टिव साइड थी ये नेशनलिज्म की, कि नेशनलिज्म जब इंपेरियलिज्म के साथ मिल जाता है तो फिर कैसे डिस्ट्रक्शन को लीड करता है। इंपेरियलिज्म क्या होता है? इंपेरियलिज्म होता है कि जब कोई एक रिच और एक पावरफुल कंट्री मिलिट्री की हेल्प से जो दूसरे लेस रिच और लेस पावरफुल कंट्री है उनके ऊपर डोमिनेंस करना स्टार्ट कर देता है। ये डोमिनेंस पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों होता है। जैसे कि फिर इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन ने अपना एक्सपेंड चालू करा, यूरोप के बाहर भी गए। इन्होंने फिर दूसरी एशिया की कंट्री थी उन पे भी कब्जा करना चालू करा, जैसे कि फिर इन्होंने इंडिया को भी कब्जा कर लिया था ब्रिटेन ने। तो इंडिया में भी एक टाइप का इंपेरियलिज्म था, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिक्स भी कंट्रोल करी हुई थी इंडिया की, और इकोनॉमी को भी कंट्रोल करा था। तो जब नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म आपस में मिल जाते हैं, यानी कि जब जो पावरफुल नेशन होते हैं वो नेशनलिज्म के नाम पर दूसरे नेशन पर कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत डिस्ट्रक्शंस लीड होता है। उसी का एक एग्जांपल थी ये बल्कन की स्टोरी के, कैसे बल्कन की स्टोरी में पहले आपस में क्लैशेस हुए कंट्री में, फिर कैसे यूरोप की दूसरी कंट्रीज ने इनके साथ वॉर छेड़ दिया और एक सीरीज ऑफ वॉर स्टार्ट हुई, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हम जानते हैं कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुआ था, ये हमने नेशनलिज्म इंडिया की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि फिर जर्मनी आया था, फिर हिटलर आया था, राइज ऑफ नाजिज्म हुआ था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था।
तो ये थी स्टोरी ऑफ वेलकन कि कैसे इसने लीड करा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, कैसे नेशनलिज्म डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस करा कि यूरोप के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ग्रीस, और कैसे मतलब इनका यूनिफिकेशन हुआ, कैसे ये छोटे स्टेट से मिलकर फिर एक नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हुए, कैसे इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना डेवलप्ड हुई, कैसे मतलब विजुलाइज करा जाता है नेशन को, एलोग्रीज क्या होते हैं, और फिर एट द एंड हमने इम्पेरियलिज्म के साथ जब नेशनलिज्म मिल जाता है तो कैसे फिर नेशनलिज्म डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। इसके लिए हमने स्टडी करा था स्टोरी ऑफ वेलकन्स को, जिसमें फाइनली फिर सीरीज ऑफ वॉर ने लीड करा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।